चले सर आ जाएं। कल जो हमने पढ़ा था उसको क्विकली क्या करेंगे, रिवाइज, फिर बढ़ जाएंगे आगे। कल हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताएं। बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग एनिमल और प्लांट, है ना सर। और हमने कहा कि जो है हमारे पास जो बायोलॉजिकल एसिड्स होते हैं, बायोलॉजिकल एसिड्स के 3 पर्पजेज होते हैं। कौन कौन से? सेल, दूसरा हमने कहा रिप्रोडक्शन, तीसरा हमने कहा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। फिर हमने कहा था जो बायोलॉजिकल एसिड हुए हैं उसके केस में और क्या होता है सर, हमने कहा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वो क्या होती है? यही 3 कि जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक एसिड को बायोलॉजिकल छोटे से बड़ा करते हैं 3 पर्पसेस के लिए, सेल, रिप्रोडक्शन और आउटपुट। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने पढ़ा था सर एक्टिव मार्केट की डेफिनेशन थी जो परफेक्ट कंपटीशन की तरह थी कि होमोजीनियस बायर सेलर वगैरह हो। फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सर इसके स्कोप के अंदर जो है वो लैंड नहीं आती जिसपे आप ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हो, और जो 38 वाले इंटेंजिबल्स कोई हो, सही है ना, लाइसेंस आपको मिल गया है कोई एग्रीकल्चर, वो सब इसमें नहीं आएगा सर। फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था, वाला पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास जो है, हमारे पास बियरर प्लांट होता है, प्लांट का कॉन्सेप्ट है। बियरर प्लांट सिर्फ प्लांट होता है, कभी भी बियरर एनिमल। हमने कहा दरख्त 2 तरह के होंगे, एक वो जो कि लकड़ी दें, वो जिंदगी भर क्या रहते हैं, बायोलॉजिकल एसिड। एक वो दरख्त होते हैं जो लकड़ी के लिए नहीं उगाए जाते, जो कि आउटपुट के लिए, फ्रूट्स के लिए उगाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनिशियली बायोलॉजिकल एसिड होते हैं, लेकिन जब वो दरख्त बन जाते हैं तो वो बियरर प्लांट बन जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, PPEIAS 16, ऐसा ही है। चले सर फिर मजीद आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एसिड की इनिशियल और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। कपड़ा छपड़ा तुम्हें कहीं नजर आ रहा है? चले सर, लेक्चर 2 है आज। कॉपी करते जाएं।
चले सर, इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोथ बायोलॉजिकल एसेट एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और क्या लिखा है मैंने आगे? ओनली बायोलॉजिकल एसेट। अब सर आ जाए, पहले समझते हैं जिंदगी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, फिर हम आ जाएंगे किस पे? बायोलॉजिकल एसिड के ऊपर। अभी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से भी आए सर। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सर जिंदगी में आपने कहा कि दरख्त, आपका एक बाग है ना, और उस बाग है आम का बाग, दरख्त पे आ गए फ्रूट, दरख्त पे फ्रूट आए, मैंने कहा आम तैयार हो गए। अब आपने कहा उस आम को डिटैच करना है, हार्वेस्ट करना है, दरख्त से तोड़ना है। स्टैंडर्ड कहता है रुको जरा सब्र करो। अकाउंटेंट को बुलाओ, उसको बोलो कि अब इस आम को देखे, उसकी वैल्यू निकाले और क्या करे? एंट्री बनाए। तो जब दरख्त पे आम आएंगे, अकाउंटेंट एंट्री बनाएगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट। और सर मुझे बताया आम, एक तो दरख्त की चने थोड़ा बहुत पानी वानी की कॉस्ट लगी होगी, लेकिन इसके अलावा कोई आम के ऊपर और कोई कॉस्ट लगी है नहीं, फ्री के ऊपर है। सही है, वो तो दरख्त पे लगा दिया होगा ना उससे पहले, तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर देगा? सपोज करो 1 लाख रुपए के आम आ गए, कितने के आम आ गए? हाँ, अकाउंटेंट बोलेगा तोड़ना नहीं, मैं एंट्री बना लूं। सही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट। पहले अकाउंटेंट ने रोक के रखा मालिक को या जो भी था उसको, बोला देख तोड़ना नहीं, पहले एंट्री बनेगी बुक्स में। एंट्री बन गई, फिर क्या होगा? फिर आम तोड़े और एंट्री बना दी इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सही, क्रेडिट कितने से? सर तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है ना, इसकी जिंदगी 1 लम्हे की। सही है, 2 लम्हे। अगर इसकी जिंदगी 2 लम्हे की होती है, क्या मतलब है सर? ये जब आता है इसकी एंट्री बनती है और ये क्या हो जाता है? इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में, तो अकाउंटेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिकॉर्ड ही नहीं करता है। वो पागल थोड़ी बोलेगा अच्छा आम की पहले एंट्री बनाऊं, रुको फिर तोड़ लो तो ये एंट्री बनाऊं। वो बोलता है ये तो डेबिट हुआ, ये क्या हो गया? पेपर में आपको ये एंट्रीज बनानी है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने कोई ऐसा काम करे तो डायरेक्ट इन्वेंट्री डेबिट P&L। अब सर समझना, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इनिशियल मेजरमेंट बोथ बायोलॉजिकल एसिड एंड सब्सिक्वेंट में क्या लिखा है? क्यों? जो मैंने कहा सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसकी तो जिंदगी है ही नहीं आगे, सब्सिक्वेंटली तो वो बचेगा ही। तो समझ में आ गया सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ क्या होता है? फ्री का पड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एज अ P&L में इनकम। सही है सर। आपने कहा एक नॉर्मल खर्चे चल रहे होंगे, दरख्त की देखभाल, बाग का जो स्टाफ है वो सही है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जब रिकॉग्नाइज होता है तो क्या देकर जाता है? गेन। सही है सर, कॉपी कर ले। नहीं बिकेगा तो हो सकता है इसकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट बराबर, सारा गेन तो आप P&L में ले गए। इन्वेंट्री लाख रुपए हो गई ना, हो सकता है आप थोड़े टाइम बाद इसको आपने तोड़ लिया, आपने एंट्री बनाई, आपने जो धोया शोया सब कुछ किया, आपने 10 रुपए बढ़ा दिए।
तो सर अगर किसी का 12 है तो वो दूध की एंट्री बनाएगा, Milk debit. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट, P&L क्रेडिट। सही है। गेन है ना भाई, फ्री में पढ़ा ना आपको इन्वेंट्री, एक तरह से एक चीज बिल्कुल फ्री में पढ़ी। तो इस बिजनेस में यूजुअली अगर आप देखा जाए ना, फेयर वैल्यू गेन आ रहा होता है बगैर चीज। तो सर इस धंधे के अंदर जो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट जीरो हो रहा होता है, सेल्स और कॉस्ट यूजुअली बराबर होते हैं, मतलब कभी कभी ग्रॉस लॉस होता है। इसका जो P&L होता है उसमें मेजर इनकम आ रही होती है फेयर वैल्यू गेन की, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो कहाँ जा रहा है। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? पक्की बात है। अब आए सर, फेयर वैल्यू क्या होती है? Market सर फेयर वैल्यू, क्या यहाँ भी बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा? सर क्या बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे? सर जानवरों के केस में यूजुअली बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट क्यों नहीं होती? नहीं, ये एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एसिड पे आ गए। सर क्यों नहीं होती बायोलॉजिकल एसिड के केस में? सर जानवर की ग्रोथ कैसी हो आपको पता नहीं होता है ना सर। अक्सर ऐसा होता है। मेरा एक दोस्त है, उसने कहीं गाय पलवाई, अब उसने सोचा था गाय बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, 10 लाख में बेचेगा, अकील करीम रेडी टाइप किसी को। सही है, उसको बड़ी 6 लाख की गाय उसकी उस लेवल की हुई नहीं, 5 लाख में बेचनी पड़ी, उसको क्या हो गया? लॉस। ऐसा नहीं ख्याल नहीं रखा गया, ख्याल रखा गया, लेकिन भाई नेचुरल है ना, जानवर ने उस तरीके से नहीं किया। आलियान के में कितना भी खिला, उसका आप वजन नहीं बढ़ रहा तो नहीं बढ़ रहा, क्यों? आलियान है ना, नेचुरल है, इस पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हमने कहा हुज़ैफा की अम्मी नहीं खिला रही फिर भी बढ़ रहा है। सही है। तो हमने कहा सर इसका मतलब क्या है? यार ये इंसान है, हम जानवर हैं, जो भी हैं, कोई भी है, लिविंग थिंग है, उसके बारे में आप ये देखो तो भाई बाइंडिंग सेल होता है प्लेन विलेन के केस में पता होता है ये तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर तो नहीं होता बाइंडिंग सेल। यहाँ पे फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? मार्केट कि भैया नॉर्मल मार्केट में आम हालात में कितने में ये एसेट जाएगा। अब आते हैं सर कॉस्ट टू सेल। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट टू सेल? बेचने के लिए कितना खर्चा लगेगा? अब कॉस्ट टू सेल की तरह एग्जांपल है दो। छाटते हैं, ओके चलिए सर एग्जांपल एक एक करके आते हैं। कॉस्ट टू सेल सर आपको पता है हमारे मुल्क में ये धंधा अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड जब कोई भी धंधा होता है ना उसके ऊपर टैक्स लगाना बहुत मुश्किल होता है ना। आपके गली मोहल्ले के जो ये दूध वाले हैं, सही है, इनके ऊपर कभी देखा है सेल्स सेक्शन ने आपसे मांगा हो? नहीं। क्यों नहीं? उनके ऊपर लगता ही नहीं होगा। क्योंकि हमने कहा कि सर इनसे गवर्नमेंट को कलेक्ट करना, वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। नहीं 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 नहीं, सही है सर। हमने कहा इसी तरीके से ये जो होता है ना इसमें भी टैक्स मुश्किल, लेकिन दुनिया भर में गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सही है ना। और टैक्स कैसे कलेक्ट होता है? हमारे मुल्क में भी होता है। कुर्बानी के दिनों में मुझे बताओ, जानवर मंडी से निकलवाने के आपने देखे वो पैसे दे रहे होते, सुजुकी वाले ये वो क्या होता है? टैक्स। बस वो अनऑर्गेनाइज है, वो एक तरह से कुछ भी होता है गवर्नमेंट के जेब में नहीं जाता है, उनकी जेब में। ठेकेदार की। गवर्नमेंट कहती है ठेकेदार को तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो पैसे मैं मुझे दे दो। इसके बाद दुनिया भर में गवर्नमेंट कहती है जो भी वैल्यू है उसका 1% 2% जो भी होगा हम लेंगे। मतलब वहां पर ये चीजें भी क्या होती हैं? डॉक्यूमेंटेड होती है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है, वहां पर बायर डालता है इतने में खरीदा, सेलर कहता है इतने में खरीदा, दोनों का जैसे NIC होता है इससे खरीदा, वहीं से एक टैक्स रिसीट हो जाती है, सही है ना। तो हमने कह दिया कॉस्ट टू सेल में सबसे पहले तो आ जाएंगे टैक्सेस, सही है।
एट दी टाइम ऑफ सेल्स। हो सकता है बाइंग के टाइम पे भी टैक्सेस हो, जैसे हमारे मुल्क में घर खरीदने और बेचने पे दोनों पे टैक्स है, सही, खरीदते वक्त भी आप देखते हो, लेकिन कौन से देने हैं, सही है, टैक्सेस ड्यूटीज। और बताएं इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन? अब मेरी बात सुनिएगा, इस बिजनेस के अंदर कितने लोग गाय लेने गए हैं? कभी गाय, बकरा, बैल, ऊंट गए, सभी गए हुए, खवातीन नहीं गई हुई होंगी। तो जो अभी गए हुए हैं वो मुझे बताएं, सुजुकी के पैसे तुम देते हो, गाय वाला देता है? आप कौन हो बायर? इस धंधे में कैरिज आउटवर्ड जो होती है वो कौन बियर करता है? बायर। कौन बियर करता है? तो सर याद रखिएगा, इस धंधे के अंदर कैरिज आउटवर्ड में बायर बियर करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट टू सेल। लिख लें अपने पास कहीं। फॉर बायोलॉजिकल एसेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट is not cost to sell। कभी ऐसा हुआ है गाय वाले ने कहा गाय खरीदो तो सुजुकी का किराया भी मैं दूंगा? सही है, उसने कहा नहीं, उसने कहा भाई अब आ जाए सर, आगे बढ़ते हैं सर। एडवर्टाइजमेंट हमारे मुल्क में इसका भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं, वरना इश्तिहार होता है कि बेटा ये नस्ल वाला जानवर है, ये इस दिन बिकने के लिए ला रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किस में आ जाएगी? कॉस्ट टू। और एग्जांपल सर कभी ऐसा हुआ है मंडी में आप लोग जानवर का सौदा कर रहे हैं और किसी आदमी ने आके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो, बोला कि यार ये बहुत अच्छा जानवर है, सही है ना, ले लो, इतने पैसों में नहीं मिलेगा, मंडी खाली होने वाली है। वो कौन होता है? वो सुजुकी वाला भी होता है, लेकिन वो कमीशन का काम भी करता है। वो कमीशन का, उसको कहा जाता है कि तू जा करके इन्फ्लुएंस कर, है ना, अगले का सौदा चल रहा है, 5,000 रुपए पे पेंडिंग अगर आ जाए, तुझे लगे 5, 10,000, 15,000 का डिफरेंस है, तो तू जा करके कहीं ना कहीं ये बात डाल दे कि भाई ये जानवर जो है ना मंडी में इतने का मुश्किल ही आपको मिल पाए, फिर भी आप देख लो क्योंकि ये बहुत अच्छे रेट्स में दे रहा है, इसके सुबह से इतने सौदे हुए हैं। उस बंदे का क्या होता है? कमीशन होता है। सही है कि भाई पर जानवर, जो जानवर तूने बिकवा दिया ना, तो 5,000 रुपए तेरे, तो सर कमीशन है ना। तो कॉस्ट टू सेल में और क्या चीज आएगी? अब सर और भी एग्जांपल हैं इसकी, और एग्जांपल दें। नहीं, वेयर हाउस नहीं, उसका गाय को पैकेज मतलब क्या, उसको हार वार बना के? हाँ सर, ये भी तो आदमी पहना दे। नहीं, वो नॉमिनल वो नहीं, देखो कॉस्ट टू सेल बेचने के लिए जरूरी कॉस्ट, मतलब कमीशन जरूरी थी, सही है ना, हमारे पास वो थी अपनी क्या कहते, सर कॉस्ट एडवर्टाइजिंग। क्या एडवर्टाइजिंग आपने कहा लोगों को, उसका आपने कहा टैक्सेस एट द टाइम ऑफ सेल, जो बेचने के लिए खड़ी की होती है, तब तो खाला वगैरह खिलाते हैं, देखो वो सब उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। मंडी में खड़ी हुई है, आपने जगह के पैसे दिए, सही है, बेचने के लिए आपने कह दिया, वेयर हाउसिंग उसको नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या बोलेंगे, मंडी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा आ जाए, उसके अलावा सर हमारे मुल्क में ये भी नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में होता है, सही है, दुनिया भर में सर जानवरों के ऊपर बोलियां लगाई जाती हैं, सही है ना, वही बात है ना कि अच्छी नस्ल का जानवर है, सही है, उसकी बिडिंग होती है, प्रॉपर एक बिडिंग प्लेटफॉर्म होता है, सही है, ऑक्शनर फीस या ऑक्शनर कमीशन या ऑक्शनर चार्जेस, है ना, बोला यार जितने में जानवर बिकेगा ना 1% मैं लूंगा। तो सर कॉस्ट टू सेल की एग्जांपल क्या क्या आ गई?
ये हमारे पास क्या आ गई सर, कॉस्ट टू सेल की। अब एग्जामिनर पेपर में करेगा शरारत, बोलेगा टैक्सेस हैं 3% एट द टाइम ऑफ परचेज, 2% एट द टाइम ऑफ सेल्स। तुम लोग कौन से लोगे कॉस्ट टू सेल के? सेल्स वाले, वो दोनों दे देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, पक्की बात है। तो सर इनिशियली बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किस पे मेजर होगा? फेयर वैल्यू लेस, और सब्सिक्वेंटली भी किस पे होगा? फेयर वैल्यू लेस। अब यहां पर एक बहुत बड़ी जो है शरारत है, ये शायद दुनिया में वाहिद एसेट है जो इनिशियल रिकॉग्निशन पे आपको लॉस दे सकता है। नहीं, इनिशियल जानवर भी सेहतमंद है, फिर भी लॉस आ रहा है इनिशियल रिकॉग्निशन पे, कौन बताएगा? खा पी मार्केट का रेंट दे रहे हो और भी तो। देखिए हम बायर हैं, हमें भी ये मजबूर कर रहा है, मेजर करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ज्यादा नहीं होगी कॉस्ट टू सेल। अब सुनिएगा, नहीं सर, ये मिटा दो, ये कर लिया सबने कॉपी। सर जरा इधर सुनिएगा, ये वाहिद स्टैंडर्ड होवे है जो शुरू में भी क्या दे सकता है? लॉस। अब सुनिएगा कैसे ऐसे आए। सर मैंने जानवर खरीदा ₹1,00,000 का, कितने का? और मैंने कहा ये थी इसकी फेयर वैल्यू, मैं किस पे खरीदूंगा? फेयर वैल्यू पे। कॉस्ट टू सेल कितनी? 5,000। अब स्टैंडर्ड मुझे कह रहा है तुझे इनिशियली किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू लेस। मैं अपनी बुक्स में किस पे रिकॉर्ड करूंगा? 95 बायोलॉजिकल एसेट कितने से डेबिट? 95,000 माइनस। हालांकि देखा जाए तो सर मैंने 95 पे नहीं किया, ये 5,000 मैंने पे नहीं किया, ये तो बेचूंगा तो पे करूंगा, लेकिन मैं रिकॉर्ड किस पे कर लाऊंगा? लेकिन सामने वाले को मैंने 95 दिए होंगे, सामने वाले को मैंने 95 दिए होंगे, कितने दिए होंगे? 1,00,000। तो क्या आ गया? लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। कितने का आ गया? 5 crores। तो सर ये वाहिद एसेट है दुनिया में जो इनिशियल रिकॉग्निशन पे आपको क्या दे सकता है? लॉस दे सकता है। ठीक है, तो कॉपी कर लें सर, फिर हम बढ़ेंगे आगे एक्विजिशन पे। नहीं, उसमें कोई लॉस नहीं, वो कैसे लॉस से पैदा होगा? लेकिन उसको हो सकता है आपको उसमें तो जो कुछ कैश नहीं जा रहा ना, लेकिन अल्लाह ना करे मरा हुआ पैदा हो। अब आपने कहा उसको, कोई अगर भैंस कॉलोनी कभी गया हो तो आम दिनों में तो वहाँ पे आपको जो है ना जानवर मरे हुए रोडों पे मिल जाते हैं। ये हमारे मुल्क के अंदर सर है, दुनिया भर में प्रॉपर उनको आपको डिस्पोज करना होता है, कब्रिस्तान में उनके जाकर के डंप करना होता है। कभी जिंदगी में किसी ने कोई जानवर मारा है, जानवर को ऊपर पहुंचा दिया, अदर देन कीड़े मुखा छिपकलियां वकलियां नहीं, मतलब तुझे मारे हैं, बहुत मार दिए। कभी कभी अपनी खता से मैंने एक चूजा इतना बड़ा कर लिया था, घर में काम करने वाली मासी थी, आंटी बुजुर्ग, उनको नजर नहीं आया, वो बर्तनों की नहीं पूरी बड़ी छल दी उन्होंने चूजे पे उसका इंतकाल हो गया। सर देख, फिर उसको हमने बिल्ली की खुराक बनाया। लेकिन सर जिंदगी में गलती से खता के तौर पे मैंने, मुझसे और मेरे एक दोस्त से हमने 2 बकरों की जान ले ली थी। मतलब जान तो यूं नहीं ली, हुआ ये कि अब मेरा दोस्त लाया बकरे। बकरे होते हैं थोड़े से भूखे बुखर, कुछ भी तो खा लेते हैं। अब उसके 2 बकरे दोनों नहीं खा रहे।
अब हम परेशान कि यार बकरियों के नहीं खा रहे। हमने कहा यार ये तो कुछ अजीब सा ही सीन हो रहा है। फिर हुआ ये कि अब वो लाया, 2 दिन हो गए कुछ नहीं खा रहे। उन्हें मशवरा दिया, मैंने कहा ये ना गाँव में रहते हैं, अब ये थे हम 13-14 साल के, यार गाँव में बकरे रहते हैं, तो मैंने कहा ये रोटी खाते होंगे, रोटी खिला। अब हम गए चपाती लेकर आए और खाना शुरू। हमने उस वक्त जो हमारे मोहल्ले में होटल थी उस पर 16 चपातियाँ पड़ी हुई थी, हमने सब उठाए और 2 बकरों में खिला दी। हमने कहा देखो 2 दिन से भूखे, अभी भी भूखे। हम रोड क्रॉस करके दूसरे मोहल्ले गए और वहां से 20 चपातियाँ लाए, वो भी खिला दी। अब हम खुश के रात में इसके बकरों ने 18 चपातियाँ खा लिए। अच्छा अगले दिन वो गए, पता नहीं स्कूल बिजी, हमको 5 बजे 6:30 बजे मेरा भाई ने मुझे बताया, तेरा जो दोस्त है ना उसका एक बकरा जो है ना उसको ज़िबा कर दिया। मैंने क्यों? बोला वो 5 बजे ना वो चलते चलते गिर चुका था, सांसें थी, तो बोला यार उसको ज़िबा करके कहीं दे दो, सिलानी वगैरह में इधर उधर किसी के काम आ जाएगा। फिर दूसरे बकरे की भी हालत खराब। फिर वो डॉक्टर को बोला यार इनको क्या खिलाया था? बोला 1 दिन पहले चपाती। बोला भाई वो हजम ही नहीं कर पाए, इनका तो मैदा ही इतना सौत है, तुमने 18 चपातियाँ खिला दी, वो तो खाते गए। तो 8 बजे दूसरा बेचारा, उसने तो मौका ही नहीं था ज़िबा करने का। तो फिर उसको मुझे याद है, अब हमने कहा क्या करे, पर हम उसकी लाश को चाल झटके उठा के कचरा कुंडी तक फेंकते गए। सही है, अल्लाह माफ करे। तो ख्याल रखना है कि जानवर को इतना नहीं, खास तौर पर देखो ये जो बकरे होते हैं ना, अब बड़े हुए तो समझ में आया कि याद रखें मुर्गियां सेकंड्स में मर जाती हैं, गिर जाती हैं। बकरे मिनटों में। जो बड़ा जानवर होता है ना आपका, ये आपको घंटे दे देता है। तो ये काम कहते हैं कि जो मुर्गी का पोल्ट्री का काम है ना, ये कहते हैं कि इसमें मोर्टेलिटी रेट ऑन एवरेज 15% है। 1000 चूजे डालोगे ना अगर ये, तो 150 तो मरेंगे। बकरों के केस में है 2 से 3% है। और जानवरों की अगर सही देखभाल करो तो मुश्किल से होता है कि कोई 1 आध 2 हो जाए, वरना आपको जो बड़ा जानवर है वो टाइम देता है। क्लियर है सर? तो ये कॉस्ट टू सेल जो ये एस्टिमेटेड होती है, ये एस्टिमेटेड हो सकती है, टैक्सेस आपको पता होंगे उसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए सर, आप खरीद रहे हैं लेकिन आपसे रिकॉर्ड किस पे करवा रहे हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो ये नहीं कह रहा कि भाई आप जो है फेयर वैल्यू के अलावा कहीं रिकॉर्ड करें। यहाँ तक क्लियर है कि इनिशियली भी। अब आते हैं सर, कोई जानवर ऐसा होवे जिसकी आपने कहा फेयर वैल्यू निकल ही नहीं सकती, तो क्या होगा हमारे अब ऐसा कौन सा जानवर जिसकी फेयर, आपने ऐसा कौन सा जानवर लेकर आ गए? बताएं जी, ऐसा कौन सा जानवर है? बहुत नायाब। ओके, जैसे कि टेडी ने उसकी अस्सलाम वालेकुम बेटा, नीचे आके प्रोजेक्टर लगाना है, आजा अभी आजा। हाँ जी, इसका कंपटीशन ना मार्केट। ऐसा कौन सा जानवर होगा, देखो या चलो पौधा देखो होगा जिसकी तुमने कहा फेयर वैल्यू नहीं, मतलब एक सवाल है क्या ऐसा हो भी सकता है कि किसी जानवर की फेयर वैल्यू ना निकले? कौन सा? मारखोड़ की भी निकल है सर। एग्जाम्पल देता हूँ, आदर लगा दो। आपका एक अमरीकी दोस्त है, गोरा दोस्त बन गया, गोरा आपका दोस्त बना, वो पाकिस्तान आया और आपके लिए सुअर लेके आ गया। उसने कहा भाई तेरे मजहब में खाना हराम है, रखना थोड़ी है, सही है। अब आप भी एक अलग फंटर आदमी, आपने कहा हाँ रख लूंगा, सही है। आपके दिमाग में था इसको बेच दूंगा बाद में, भाई आपने कहा यहाँ पर रहते हैं अंग्रेज, मेरे लिए आराम है उसके लिए थोड़ी है, उसको दे दूंगा। अब आप बेचने निकले तो लोगों ने कहा भाई सुअर का तो यहाँ पे मशहूर है ना, अल्लाह माफ करे कि उसका नाम ले लें और 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। तो अब आपने कहा अब उसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल के दे रही, आपने कहा उस पर तो कत्ल के फतवे लग रहे हैं मुझ पे, तो अब आप क्या करेंगे?
उसको फेयर वैल्यू पे तो रख नहीं सकते, कॉस्ट पे बेचेंगे, बेच तो आप कॉस्ट पे बेचेंगे। कॉस्ट, आप कोई कॉस्ट पे बेचेंगे नहीं, बेचना बात की बात है, वो खरीद शायद खरीदार मिला ही ना, कॉस्ट पे मेजर करेंगे, आप उसको किस पे करेंगे? मेजर करेंगे। आपने कहा मैं उसको किस पे, कॉस्ट पे मेजर करूंगा, पूरा बोल रहे हैं, किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। कॉस्ट पे आप उसको मेजर कर रहे होंगे, और फिर कॉस्ट का मतलब है IAS 16 वाले सारी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनी इम्पेयरमेंट, है ना? डेप्रिसिएशन हम उसकी लाइफ एस्टिमेट करेंगे। आपने कहा कितने साल चल जाएगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, समझ रहे हैं? तो सर ये स्टैंडर्ड भी कहता है, ये मिटा रहा हूं, हाँ नहीं, बायोलॉजिकल एसिड ये इफ, ये नोट कर ले, फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, आपका मूड है बेचूंगा ही, समझ रहा है? समझे मेरा बच्चा? अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकेगी तो किस पे रखना है? आपने करना है मेजर कॉस्ट। IAS 16 में ट्रांसफर नहीं हो रहा, उसके प्रिंसिपल्स की मदद लेना है आप। बट सर ऐसा बहुत रेयर होता है, आप बताएं ऐसा हो सकता है क्या? कुछ ना कुछ करके आपने कहा, इवन आपके मुल्क में पिक की भी वैल्यू निकल आएगी, आपने कहा यार बहुत सारे नॉन मुस्लिम है, वो तो टूट पड़ेंगे, सही, उसका तो आपको ऑक्शन कराना पड़ेगा। क्यों भाई? अगर आप सही यार वो खाते हैं, हम लोग एक कंपनी में थे, वहां पे कोरियन को बुलाया था प्लान इंस्टॉल करने, उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते कहना शुरू कर दिया, बोला कुत्ते उत्ते नहीं मिलते यहाँ पे, और वाकई में फिर कंपनी ने अब अपने ड्राइवर की ड्यूटी लगाई, कंपनी का जो उनका जो इनको ड्राइवर, वो बेचारे को थोड़ा अजीब सा घिन विन सी भी आती थी, लेकिन उसको जाके ये एम्प्रेस मार्केट से कुत्ते मिल जाते, मैं मतलब इस किस्म के गोश्त वगैरह उसको पूरा एक अरेंजमेंट करना पड़ता था, क्योंकि उनके वही वो कोरियन यहाँ पर है, अब उनको खाना समझ में ही नहीं आ रहा, बोले हमें तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो डिफेंस के अंदर 1-2 मार्ट्स है, वहां पर अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, सही है, आप वहां पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं चाइनीज वगैरह, आप जिनकी कंपनी यहाँ पे सेटअप है, वो डिफेंस में रहते हैं, सही है ना, तो उनके लिए अब ऐसा सीन है कि वो डिफेंस से बाहर भी नहीं निकलते, ये नहीं तो उनको सिक्योरिटी के कुछ मसाइल हो जाते, सही ना, तो उनको होता है कि यार खाने पीने का अरेंजमेंट करना है, तो वो कहते हैं हमें तो जो है सब चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सर होता नहीं, अल्लाह माफ करे, यहाँ पे सब अवेलेबल हो जाता है। बेटा कॉस्ट सारी सैलरी बियर करेगा, लेकिन बायर भी उसको अपने पास कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करेगा। आ जाएं सर, आ जाए, हम आ जाते हैं, पढ़ते हैं इसको। मनी कांट बाई हैप्पीनेस। चले सर, ये सब आपके पास वैसे हैंड आउट में भी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। किसके पास हैंड आउट नहीं है? चले सर, कह रहा है हमें ये, अब बायोलॉजिकल एसिड शुड बी मेजर्ड इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली एट द एंड ऑफ। तुम लोग ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है भाई? थोड़ा सा उधर जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अपना यार वो कुछ हैंड आउट बच्चों के पास नहीं है, जरा करा देते हैं। 4 है, 4 बच्चों के पास नहीं है। चले तो 4 है, नहीं कुछ कोशिश करके हो सके तो पढ़ लेंगे, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी 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 ये तो मैं कह दूंगा, सही, लेकिन कर ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।
चले सर, क्या कह रहा है? A biological asset should be measured initially and subsequently at the end of each reporting period at its fair value minus, unless the fair value cannot be measured. फिर कह रहा है the gain or loss arising on initial recognition and subsequent recognition revaluation should be included in P&L for the period in which it arises. फिर आ जाए, agricultural produce harvested from an entity's biological asset is measured at fair value minus ultimate selling cost. The gain or loss on initial recognition is included in P&L. The gain or loss on initial recognition is included in P&L. For that ultimate selling cost include commissions to, in levies to, transfer taxes and duties. अब कह रहा है which of the following expenses would be classified as selling cost when valuing biological asset and agricultural produce. सबको करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ए बी डी, ऐसा ही है। आए सर, इसके बाद एक छोटा सा सवाल है, वो देखते हैं। कह रहा है, इसके नीचे ही आ रहा है ये वाला, an entity rears animals to be sold in local market. At the measurement date, the open market value is rupees 120. Auctioneer charges a sales commission of 2% of market value, and there is a sarkari levy based on 1% on purchase and 3% on sales. बताएं जी, किस पर रिकॉर्ड करेंगे? टोटल अमाउंट बताएं, कितने किस पर रिकॉर्ड करेंगे बायोलॉजिकल एसिड को इनिशियली? 2 और 3% पे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे सर? चलें जी, बताएं। बायोलॉजिकल एसिड डेबिट बैंक, सर बैंक में देखें कितने का जानवर लिया है, उस पे 2% क्या देना है? कमीशन देना है, और 3% क्या है? सेल्स के टाइम पे। तो हमने कहा 120 इंटू 1.05 कर दूं। 05 का ब्रेकअप क्या है? अब बताओ कितना हो गया? यहां से कितना गया? 120। इतना कमीशन भी गया है। 126। भाई 120 का तो जानवर है ना, सही है। ओपन मार्केट में आपने खरीदा 120 का, सर रिकॉर्ड 114 पे होगा। कैसे? आपने कहा 120 का कितने %? अब जरा इसको समझिएगा सर। देखिए मैं बायर हूं, सही है। ओपन मार्केट वैल्यू पे मैंने खरीदा होगा, सही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसको 100 इस पे 5 पे नहीं रिकॉर्ड करूंगा। इस टाइम पे मैं क्या दूंगा? सिर्फ 1% की परचेज प्राइस है। समझते हो? 1 सर ये समझिएगा भाई, मैं बायर हूं ना, बायर की जेब से 1% की कमीशन जाएगी परचेज पे, तो मैंने वो दी तो होगी ना परचेज के ऊपर। तो 120 मैंने नहीं दिए होंगे। 120 इंटू 1.01% क्या है जो मेरे उसके टैक्सेस थे? कितना हो गया बताओ? ये 100 इतना मैंने जेब से गया मेरी खरीदते वक्त। रिकॉर्ड कितने पे कर रहा हूं? 114। फेयर वैल्यू लेस 5% की कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल कैसे निकाली? मैंने कहा 100% माइनस 2% माइनस 3%, तो 95%। 114। बाकी अमाउंट कहां से हो जाएगा? लॉस ऑन कितना हो गया मेरा बच्चा? क्लियर है सर? तो बेसिकली इसकी पहली एंट्री ऐसी बन रही होती है। इसमें पहली एंट्री में ही क्या आ जाता है? यूजुअली लॉस। कर लिया कॉपी?
बढ़े आगे। Zia. आलियान आर यू विद अस? कहाँ गया था पिकनिक पे? कश्ती। क्या फायदा जब तू कश्ती में नहीं बैठे। चले सर। अब ये मार्च 21 का सवाल आया हुआ है और आप हजरात ने इसमें से हम कुछ पॉइंट्स अभी कर पाएंगे, काफी पॉइंट्स कर पाएंगे सिवाय एक दो को छोड़ के। तब आपने इसका ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ओके मार्च, अच्छा ये वाहिद टॉपिक है FAR 2 और FAR 1 में जिसमें उस टॉपिक के ऊपर ट्रू एंड फॉल्स आ गया। मतलब इस अटेम्प्ट में इस टॉपिक ने MCQs को रिप्लेस मारा था। एक सवाल था सर, अगर कॉस्ट में टैक्स का रेट कंसीडर कर रहे हैं एक्वायर करने का, अगर ये बाद में चेंज हो जाए कोई मसला नहीं, तो हमने एक्वायर करते वक्त कोई मसला नहीं, बाद में रीमेजर भी तो होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, वो रीमेजर हो जाएगा। आए सर ट्रू एंड फॉल्स, सबकी तवज्जो बोल्ड पे। ये कह रहा है विद रेफरेंस टू IS 41 वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और। अब आपको सिर्फ ये 8 ट्रू और फॉल्स लिखने थे और आपको 8 नंबर मिल जाते अगर सही होता तो। कह रहा है बोथ फिश फार्मिंग एंड ओशन फार्मिंग आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। फॉल्स, हमने कल पढ़ा था कि ओशन फार्मिंग नहीं है। IS 41 does not apply on bearer plant. However, it applies on produce growing on bearer plant. True. सर फिश फार्मिंग है एग्रीकल्चर में नहीं है। फिश फार्मिंग आएगी ना, मछली को बड़ा इसीलिए करने के पीछे। अब बायोलॉजिकल एसिड शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट, किस पे मेजर होता है? फेयर वैल्यू। अब बायोलॉजिकल एसिड शुड सब्सिक्वेंटली बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। फॉल्स है ये भी, क्योंकि कॉस्ट टू सेल नहीं है, ऐसा ही है। फिर आगे आते हैं gain or loss on subsequent remeasurement of a biological acid should be taken to P&L. Yes sir, इसका गेन लॉस कहाँ जाता है अभी आपने किया नहीं, सवाल देखेंगे P&L में, ऐसा ही है। Commission to brokers as well as advertising cost would be classified as cost to sell when valuing agricultural produce. Yes sir, कमीशन भी आएगा, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट टू सेल तो एक ही है ना सर, बायोलॉजिकल एसिड हो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो। अब आगे आते हैं, सही है ना, इसको अभी छोड़ देंगे 7 को, आप 8 पे आते हैं। Once wool is extracted from the sheep, subsequent processing of wool into carpet is accounted for under IS 2. True है ना सर? हमने कह दिया कि सर ये देखिए कितना इजी सवाल आया था मार्च 21 में, कितने नंबर का? 8 नंबर का है ना। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, जिस बच्चे को 41 आता था उसने 8 नंबर, 70 या 72% रिजल्ट पासिंग परसेंटेज था इस सवाल का। मतलब आप देखें इसमें भी 28-30% अजीम मस्तियां थी जो नहीं कर पाए। कुछ पूछ रहे हैं आराम? इसने कहा देखो हम मछलियां ओशन में जो है फार्म करें, मतलब ओशन फार्मिंग मतलब समंदर से जाके उठाएं या अपने फिश फार्म बनाएं, दोनों जो है IS 40 एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन में आती है। हमने कहा नहीं, जो समंदर में मछलियां होती हैं उनको बड़ा करने में हमारा कोई अमल दखल नहीं होता है, वो नेचर के हिसाब से खुद ब खुद हो रही होती हैं। जो अपना एक फिश फार्म के बारे में सुना है आप लोगों ने? अंदरूनी सिंध में बहुत है फिश फार्म, सही है सर, ये भी एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इसकी देखभाल करनी पड़ती है। मेरे पप्पा है उनका है सुजावल के अंदर फिश फार्म है। आए सर आए, आगे बढ़े क्या? हमने कल 1 2 3 4 किए थे, फिर हमने MCQs किए थे ना। चलिए आपके पास नोट है नहीं है? हाँ अभी मैं आपको आए सर MCQ नंबर 7 पे आते हैं। नौजवानों अब जरा आपके बेसिक्स को जाएं इससे पहले कि अब मजीद सवालात थे उस पे आए।
An active market is a market where all the following conditions exist. Items traded within the market are homogeneous. Homogeneous मतलब क्या है? एक जैसे. Willing buyers and can normally be found at any time. Okay. Prices are available to the आवाम को पता, मतलब कोई आपको चूना, कभी कभी आपको लगता है आपका कोई दोस्त जानवर लिया, आपने कहा तुझे तो चूना लग गया, लेकिन आप कहते, कभी कभी दोस्त को लगता होगा आपके बारे में, लेकिन आपने कहा नॉर्मली लोगों को अंदाजा होता है, ऐसा नहीं होता है कि यार 1 लाख के जानवर के कोई 3 लाख देकर आ जाए. सही है. मार्केट ट्रेड्स एवरी डे. फॉल्स नहीं, ये चौथा कंडीशन नहीं है. हमने कहा इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 3. ओके, अब आगे आते हैं. पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू सेल इंक्लूड. एमसीक्यू नंबर 9. कमीशंस टू ब्रोकर्स एंड डीलर्स, लेवीज बाय, लेवीज मतलब ड्यूटीज, लेवीज बाय कमोडिटी एक्सचेंजेस. ये भी सर स्टॉक एक्सचेंज के लिए होती है. दुनिया भर में कमोडिटी एनिमल एक्सचेंजेस भी है, जहां पर आपने कहा जो जानवर है ना वो लिस्ट हो जाते हैं, मतलब इस किस्म का इतने वेट का ये जानवर जो है ना इतने तक का क्या वजह. ट्रांसफर टैक्सेस एंड ट्रांसफर एंड अदर नेसेसरी अदर कॉस्ट नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट एसेट्स टू द मार्केट. तो हमने कहा इसमें क्या आंसर होगा? 1, 2, 3 एंड 4. नहीं, वो एक अंदाजा नहीं, वहां पे सब होता है कि भाई 100 से 120 केजी का जानवर इतने में बिक रहा है. लिस्टिंग में ये होता है कि आखिरी ट्रांसपोर्टेशन को हम इसमें नहीं लेते, हम देते हैं ना. हम अगर मंडी में लेकर के जाए उसको भी इतना इग्नोर मारो, कोई इतनी कॉस्ट नहीं होती, तुम्हारे एक्सपेंस का हिस्सा है, कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगी. अब आ जाएं सर, ये सवाल हम करेंगे कौन सा, बल्कि नहीं इससे पहले आए था आपको थोड़ा सा, कितने लोगों को लगता है एसीसी आसान है? ओके, आए अभी एसीसी के आपको मजा चखा दें. सर ये सवाल नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 एसीसी में 2 नंबर का आया था. हाँ, ये कह रहा है आइडेंटिफाई which of the following items would be accounted for under provisions of IS 41. ये आपके पास हैंडआउट में भी मौजूद है. शीप आएगा, वाइन आएगा, अंगूर थोड़े पुराने हो जाए तो उनका जूस निकाल दिया जाए. कितने लोग कह रहे वाइन आएगा? नहीं आएगा सर, क्या हो गया? आपने कह दिया सर नॉट अकाउंटेड फॉर, वो आगे प्रोसेस हो चुका है, वाइन इन्वेंटरी है. वूल, वूल आएगा, आएगा सर एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक तो वूल आता है. शीप भी आएगा, वूल भी आएगा, वाइन नहीं आएगा. ऐसा ही है. तब तुम लोगों ने तो यार उसको भी हटा दिया. मॉडल पेपर पता है क्या होता है? जब सिलेबस चेंज होता है तो एक मॉडल पेपर आता है. जैसे अभी सिलेबस चेंज हो रहा है, आपके अटेम्प्ट के लिए नहीं, सितंबर 26 के अंदर नहीं, सितंबर 25 के अंदर या मार्च 26 में नया सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा. अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई आईकेप में, शायद नई स्कीम मार्च 26 से भी कराएं एप्लीकेबल, कुछ कंफर्म नहीं है. मैंने आईकेप के 2-3 लोगों से पूछा, बोला हमें भी नहीं बताया कब होगी, क्योंकि सर अभी इन्होंने जो नया सिलेबस डाल दिया है ना डेटा वाला, ये वो उसे अभी एक डाला है, इसका सिलेबस भी नहीं डाला है, ना अवेलेबल है ना इफेक्टिवली बनाया है. अनाउंस तो कर दिया है, किसी के दिमाग में था मोटा मोटा ये पढ़ाएंगे, अब क्या पढ़ाएंगे? सही है. तो अभी तो वो, तो अगर वो हो गया 1-2 महीने में तो आपको बोल देंगे सितंबर 25 में, नहीं तो तब आप लोग इंशाल्लाह किस में होंगे? सीए. हाँ, सीए फाइनल में याद रखें, सीए फाइनल में जो नए पेपर आ चुके हैं वो आपको पढ़ने. सस्टेनेबिलिटी इन अकाउंटिंग, ये दुनिया भर में आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, तो ये आपको पढ़ना होगा. चलिए सर आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट विद IS 41 एग्रीकल्चर? जल्दी से बताएं.
हमने देखो कहीं पढ़ा था कि गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे आ जाता है स्कोप इंक्लूड में। सी नहीं होगा क्यों? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब तक फल दरख्त पे आपने अप्लाई करना है, एक दफा तोड़ लिया, अब इसने कहा खत्म, टाटा बाय बाय, आ जाए। सर फिर एक सवाल आ रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म बायोलॉजिकल एसिड। बायोलॉजिकल एसिड क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ी है आपने, लिविंग एनिमल और प्लांट, ऐसा ही है। देखना ये हमने पढ़ी भी ना डेफिनेशन, अ लिविंग एनिमल और फिर कह रहा है दूसरा पार्ट पढ़े इसका, and state when a biological asset is recognized in the financial statements as per IFRS। मुझे बताए कोई भी एसिड का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? जल्दी से बता दो, तुमने पढ़ा हुआ है 16 में। नहीं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, एसिड को कब रिकॉग्नाइज? जब उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, कॉस्ट लाइबली मेजर हो जाए, है ना। तो ये भी एक एसिड है, बायोलॉजिकल एसिड ना है सर, इसका रिकॉग्निशन भी पढ़ लेते हैं। ये सब थ्योरी के लिए मेरा बच्चा पूछा है, नजर आ रहा है रिकॉग्निशन वाला डब्बा। बायोलॉजिकल एसिड्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, तीन बातें इसने तीसरी भी कर दी। एंटिटी कंट्रोल्स द एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? वाह, तुमसे जानवर काबू नहीं हो रहा, गली में जो मारे वाला है या जो बंद है उसने चौकीदार ने कर लिया, उसका हो गया जानवर। कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आपकी इजाजत के बगैर कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप में से कितनों का मोबाइल है वो आपका एसेट है डेफिनेट कंट्रोल के हिसाब से? कि आपका मोबाइल जो आपकी इजाजत के बगैर कोई भी अम्मा अब्बा भी इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकते। शरीफ है आप लोग, जब अम्मा अब्बा बचेंगे ना, बनेंगे और आपके बेटे ने आपको या बेटी ने पासवर्ड नहीं दिया ना, आप उसको बोलेंगे बेटा इधर आ, सही है, तो आप बोलेंगे फिंगरप्रिंट तेरा भी होगा मोबाइल पे, ताकि क्योंकि आपको पता है कि आप लोग चूना लगा चुके हैं अम्मा अब्बा को, आप लोगों को ही नहीं लगाए, सही। लेकिन याद रखिए टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आपकी औलाद आपसे बढ़कर होगी, सही है। उसमें ऐसी ऐसी चीजें छुपाई भी होंगी कि आपको पता भी। तो सर कंट्रोल का, अब आपका जानवर है, आप गए पता चला जानवर गायब है, आप ढूंढ रहे हैं पता चला दोस्त घुमा रहे हैं उसको दूसरी इधर उधर, तो आपका कंट्रोल का मतलब अकाउंटिंग में आप यूज कर सके, आपके अलावा आपकी इजाजत के बगैर आपका दोस्त यूज ना कर सके। अब आपने एक लेस के चिप्स का पैकेट लिया, चलो आजकल उसका बाइकआउट है, सही, आपने स्लैंटी ले लिया आपने, अब कंट्रोल तब है जब आपका दोस्त उसमें से चिप्स ना ले सके और आपसे बगैर पूछे वो हाथ डालकर चिप्स निकाल रहा है, तो कंट्रोल आपका है। किसी दोस्त का इतना कंट्रोल है अपनी चीजों पे कि आपका दोस्त उसमें से हाथ भी ना, आपने कहा नहीं सर ये तो है ही दरिंदा, सही है, आ जाए। फिर क्या कह रहा है? प्रोबेबल, आपको लगे कि भैया पैसे लेते क्यों हैं, आपको उससे तीसरा क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ द और द कॉस्ट ऑफ द एसिड कैन बी मेजर्ड, वही एसिड वाली बात है, कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती हो। तो दूसरे का आंसर क्या है? दूसरे का आंसर क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन दी टर्म, तो हमने कहा यही तीन बातें क्लियर है यहां तक। हम अब आए सर मजीद एमसीक्यूज पे लेके आते हैं, फिर हम सवाल पे आएंगे। आए सर ये वाला एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14 पर 1 मिनट। हाँ जी, बताएं। A gain or loss may arise on initial recognition of a biological because estimated point of sale cost are deducted in determining
फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल ऑफ अ बायोलॉजिकल, वही बात जो अभी हमने डिस्कस की थी, इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस आ सकता है। व्हेन अ काफ इज, बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ लॉस नहीं, गेन और लॉस दोनों कह रहा है। गेन होगा ना यार, बच्चा पैदा हुआ तो पहले वाले में लॉस हो गया, पहले वाले में लॉस हुआ, गेन और लॉस कह रहा है, दूसरे वाले में, और तीसरा क्या कह रहा है, फ्रूट्स आ गए, फसल तैयार हो गई। तो अब आपने कहा इसका आंसर क्या है, 1 2 3, ऐसा ही है। आए सर अब आगे बढ़ते, अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल एसिड इनिशियली किस पे मेजर होंगे और सब्सिक्वेंटली भी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब एमसीक्यू नंबर 16 से हम सब साथ करेंगे ताकि फिर मैं आपको बता दूं किसको कैसे मेजर करना है, फिर आप लोग से कुछ सवालात अभी आप लोग ही करेंगे। आए एमसीक्यू नंबर 16 पे आते हैं। वूल लिमिटेड, नाम ही वूल लग दिया, स्टार्टेड इज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015। On 1 अप्रैल 2015 WL purchased a flock of sheep for at 31 March 16. The flock was valued at rupees 120 million. Every time animals are sold, there is a 5% commission fee payable to the district म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोला जब भी एनिमल बेचे जाते हैं, सही है, क्या होता है, 5%। नो फर्दर शीप्स वर परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर वूल शेयर्ड बाय WL हैड फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ 8 मिलियन। अभी बस आखिरी लाइन नहीं पढ़ना, यहां तक जो हमने पढ़ा है ना आंसर, पहले इसकी इंट्रीज तो बना ले, आ जाए। सबकी तवज्जो इधर, किधर, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। सर सबसे पहले हमने जानवर खरीदे कब, 1 अप्रैल 2015। कब खरीदे भाई, 1 अप्रैल 2015। तो जरा मुझे बताएं 1 अप्रैल 15 को क्या एंट्री बनाऊंगा, बैंक क्रेडिट कितने से, 100 से, बायोलॉजिकल एसेट कितने से, 100 का कितने %, कितना हुआ, 90। बायोलॉजिकल एसिड कितने से, 95। बाकी अमाउंट कहां चले जाएगा, लॉस या PNL कितने से, मानते हैं। अब आगे आते 31 मार्च को 16 को ये जानवरों की वैल्यू कितनी हो गई थी, हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट को इनिशियली भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और सब्सिक्वेंटली भी। तो 120 के थे, कमीशन कितनी है, 5%। तो ये कितना हो गया, तुम्हारी बुक्स में कितने का आ रहा था, तो गेन कितना आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में फेयर वैल्यू मेजरमेंट गेन कितना आ गया, सॉरी 19, कितने का आ गया, क्लियर है सर। 114 का हो गया सब्सिक्वेंटली। 120 की जब इसकी वैल्यू थी ना 120, तो हमने कहा 120, यहां से भी 5% कमीशन माइनस। यहां तक क्लियर है, पक्की बात है। फिर आगे आते हैं, सर ये कह रहा है वूल कितने का निकाला है आपने, 8 मिलियन का। वूल कितने का है, इसकी क्या एंट्री बनी होगी, अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट, PNL क्रेडिट कितने से, और फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या बन गया होगा, इन्वेंट्री डेबिट कितने से, ऐसा ही है। अब इसको कॉपी कर ले, फिर आपको फिर लेकर जाएंगे कि आके बताऊंगा कहां से चीजें छापता है।
कंसोलिडेशन IAS 38 के बाद हो सकता है, लेकिन मेरी एडवाइस है, मतलब मैं सर काजी चाह रहे थे कंसोलिडेशन शुरू करा है, मैंने मना करा। मैंने कहा सर बड़ा टॉपिक है, अभी आपकी कमिटमेंट से आप उस लेवल का मुसलसल टाइम नहीं दे पाएंगे और ये भी अभी हजम नहीं कर पाएंगे, इनका थोड़ा पहले आहिस्ते आहिस्ते करके। चले सर बढ़े आगे। अब सर इसकी रिक्वायरमेंट तो पढ़े, कह रहा है विच अमाउंट द फ्लॉक ऑफ शीप वुड बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 31 मार्च। इसका आंसर क्या होगा? 114, 114। इसका आंसर क्या है? 114। अब आए सर यही सवाल है, अब इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े, ये कह रहा है 17, बिल्कुल सेम सवाल है, डिक्टो। रिक्वायरमेंट में चेंज कर दी, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ WL इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। कितना होगा? 27। 8 का गेन यहाँ पर 19 का, तो सही आंसर क्या है? 27। क्या लॉस को माइनस करूंगा? इनकम बोला है, इनकम बोला है नहीं, इसी साल हुआ है। नहीं, इनकम बोला है, नेट करने का। तो सर रिकग्निशन है ना, रिकग्निशन है। इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो लॉस, अब सवाल सुनिएगा, सवाल ये आया है कि सर इनिशियल रिकॉग्निशन पे ये जो लॉस आ रहा है 5 का, इसको नेट करेंगे नहीं करेंगे? हाँ जी, करेंगे नहीं करेंगे? उसने वर्ड क्या यूज किया है? टोटल प्रॉफिट नहीं का है, वर्ड क्या है? टोटल इनकम बोले तो फायदा जो नेट आपको एक सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू, तो हम सिर्फ इसमें से 27। हाँ, अगर कहना नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट कितना है तो हम क्या करते? सर थोड़ा वेग है, लेकिन 27 इज दी आंसर। हम 5 को यहां से लॉस को नेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने ये कर भी दिया और ये अजम्पशन लिख दी कि भाई मैं यहाँ पर इनकम का मतलब ले रहा हूँ कि नेट आप पूछ रहे हो फायदा प्रॉफिट लॉस कितना है, तो भी एग्जामिनर को कंसिडर करना। लेकिन सर ये तो स्टडी टेक्स्ट का सवाल है ना, MCQ, तो सही मानों में बाय दी बुक इसका आंसर 27 है, लेकिन अगर किसी ने 22 भी किया है तो वो भी सही है, ऐसा ही है, ये सही है भाई। आए सर, अब आए ना, BCCA को आसान बोलने वाले आ जाओ। तुम लोगों ने हमेशा ACCA को जो है ना हकीर निगाहों से देखा है, हमने कहा तुम लोग हल्की पढ़ाई करके आते हो, और ये तुम्हारा मसला नहीं, बहुत सारे लोगों का फर्म में भी मसला है। अनफॉर्चुनेटली मैं शायद होगा यार, लेकिन होना, बट वो है ना ACCA वाले को ना फर्म खासतौर बिग 4 में बोलते हैं भाई ये तो हल्के हैं, मतलब हमारे लेवल के तो ICAW है। देखो ये बात सही है कि हमारा ICAP का ICAW के साथ है, लेकिन हमारे टाइम से ना लोग ACCA को फर्म में एक तरीके से वो करते हैं कि ACCA क्या कोई भी कर लेता है, और ये बात देखो, ये बात फैक्ट है, ICAP कुछ करे ना करे ACCA बहुत आसान कर लेता है। CA का वो स्टूडेंट जो CA में स्ट्रगल करता है, मेरा एक अपना स्टूडेंट जिसका फाइनल का BFD तीसरी अटेम्प्ट में निकला है, उसने उसका इक्विवेलेंट पेपर ACCA में अपना AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें पाकिस्तान टॉप किए, मतलब मेरिट गोल्ड मेडल ले लिया, और CA का वो पेपर कौन से अटेम्प्ट में निकला उसका, तो ये तो करता है। आए ACCA का सवाल, ये भी 2 मार्क्स का, पेपर आसान हो जाता है, वो मतलब टेक्निकल ऊपर ऊपर से पूछ के बोलते हैं पास। आए an entity owned a 1-year-old herd of cattle on, मतलब उसके बाद हर्ड मतलब एक बहुत सारा, तो नहीं कहते कि रेवर था, 1 जनवरी रिकॉग्नाइज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 1 लाख, at 31 December fair value of a 2-year-old herd of cattle is 170. Cost to sell are estimated to be 5,000. जरा जल्दी से इसका आंसर बता दे। What is the correct accounting treatment for the cattle?
नहीं नहीं, पहले 1 साल का था, 1 जनवरी को 31 दिसंबर को 2 साल का हो गया। या हो सकता है इनमें से कोई भी आंसर ना हो, यही है। कितने लोग कह रहे हैं बी, कितने लोग कह रहे हैं ए, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं सी, और कितने लोग कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ई भी एक होना चाहिए। 165,000 और गेन 30,000। कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन ई अगर हम यहाँ पे डाल दें 165,000 और गेन कितना 30,000, ये आंसर होना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं ये जो मैं क्या है 165 और गेन 30? नहीं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं 1 2? नहीं सर, अब देखिए जिनका दिमाग कह रहा है ना 165 और 30, वो कह रहे हैं भाई देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है सर, किस पे मेजर करते हैं इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी, फेयर वैल्यू लेस। अब आप देखें सर, उसने ये नहीं कहा कि 140 फेयर वैल्यू है शुरू में, वो कह रहा है इस पे रिकॉग्नाइज हुआ है 140 पे, तो इसका मतलब है 140 इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑलरेडी, ऐसा ही है। तो बोला भाई जब 140 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑलरेडी है, तो अब आपने 140 में से 5,000 माइनस नहीं करना। आपने कहा सर नई वैल्यू कितनी है 170 माइनस 5 कितना हो गया माइनस, तो आपने कह दिया सर क्या एंट्री बनाऊंगा, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट पीएनएल कितने से 25, मानते हो पक्की बात है? तो सही आंसर क्या है बी 165,000 टेकिंग गेन ऑफ 25,000 इन दी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आइटम जो कि डायरेक्ट प्रॉफिट को इंपैक्ट करे, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो प्रॉफिट में नहीं जा, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो एक अनरियलाइज का नेचर होती है। अभी वो प्रॉफिट आपने रियलाइज, एक आपने बचपन में पढ़ लिया रीवैल्यूएशन सरप्लस, दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे आईएफआरएस 9 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मेजर डेट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। देखो प्रॉफिट शेयर ईपीएस किस पे निकलती है, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट मेन है। ओसीआई हम कहते हैं कि ये अनरियलाइज गेन है, अभी हमने रियलाइज नहीं किया, एसिड बिक जाएगा तो रियलाइज कर लेंगे। नहीं नहीं, इसको इसने कहा तुम पीएनएल में, तुमने आज क्योंकि बोला ये जानवर में ये नहीं होता कि लंबे अरसे रखना हो, जानवर जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं यूजुअली आप बेच देते हो या इनकी फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करो। तो 2 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिन पे वो कहता है गेन लॉस पीएनएल में लेकर जाओगे, एक 41, दूसरा भी पढ़ चुके हो, कौन सा 40। अब आ जाए प्रॉपर सवाल, आ जाए सर आ जाए, ये तो एमसीक्यू थे ना, अब हम प्रॉपर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। A herd of 5 जानवर है कितने साल वाले 4-year-old animals was held on 1 जनवरी 20 on 1 जुलाई X3 a 4.5 साल old animal was purchased at for 212 fair values less estimated point of sale cost were 4 साल जानवर की कितनी थी 1 जनवरी 2023 को 200 की, 4.5 साल की 1 जुलाई 2023 को कितने की थी 212, और ये सारे जानवर क्या 31 दिसंबर को 5 साल के हो गए होंगे, बर्थडे मना लेंगे। तो हमने कहा 5-year-old एनिमल 31 दिसंबर 2023 कितना है 230। अब आ जाओ, कॉपी कोई नहीं करेगा, सब बोर्ड पे देखेंगे। अब ये सवाल हमें करना है, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आए सर आए, सिर्फ अमाउंट पूछ रहा है। अब अमाउंट पूछ रहा है तो उसकी जिंदगी की वर्किंग बहुत आसान है, लेकिन हमने कह दिया कि हम थोड़ी बहुत एंट्रीज भी बना देंगे। देखो अमाउंट तो बहुत आसान है निकालना, कैसे पहले उसको समझ लेते हैं। हमने कहा वर्किंग वैल्यू एट 31 दिसंबर या ईयर एंड। मुझे बताएं 31 दिसंबर पे आपके पास 5 साल जानवर कितने हो जाएंगे
5 होंगे 6 होंगे? 5 6 हो जाएंगे। हर्ड ऑफ 5 जानवर 4 साल वाले 1 जनवरी पे थे, एक और 4.5 साल का खरीदा, तो भाई ये भी 31 दिसंबर को हो जाएगा 5 साल का। तो हमने कहा आपके पास 6 जानवर हैं, मानते हैं, और ईयर एंड पे एक जानवर की फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट माइनस करके बता रहे, स्वीट हो गया, कितनी है? तो 6 इंटू 230 कितना हुआ? 13, मानते हो? अब आपने कहा लेस कर दूंगा, आपने कहा 5 एनिमल्स से जो 5 जानवर थे आपके पास, जो 1 जनवरी वाले, वो कितने के थे? 5 इंटू 200 कितना हुआ? और एक जो आपने परचेज किया था वो कितना हो गया? हाँ जी, परचेज वाला कितने का हो गया? 1 इंटू 212, ये 1000 है। तो हमने कहा सर टोटल कितना हो गया मेरा बच्चा? 168। तो ये आपका टोटल क्या हो गया सर? फायदा हो गया, गेन हो गया, कितने का? अब अगर इसकी इंट्रीज बनाए तो 5 जानवर जो ये वाले, ये तो पहले से चले आ रहे होंगे। 1 जुलाई को जो मैंने जानवर खरीदा उसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट। अब क्या इसने मुझे बताया हुआ है कि पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट कितनी थी, क्या थी? नहीं, तो मजबूरी है, तो मैं बायोलॉजिकल एसेट और बैंक को सेम अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगा। कितने से? 212। और फिर मैंने कहा ईयर एंड पे मैं क्या करूंगा? कितने से? फेयर वैल्यू गेन या पीएनएल क्रेडिट, कितने से? अबे सिर्फ इसका नहीं, ओवरऑल सबका। तो सर ये हो गया आपका पहला सवाल, कॉपी करें। आसान है क्या? कितने लोग अब्बू के साथ गाय लेने जाते हैं? अब्बा मामू के साथ जाते हैं। अब्बा मामू मतलब किसी बुजुर्ग के साथ जाते हैं, और कितने लोग खुद जाते हैं, बोलते हैं नहीं हम लेकर के आएंगे। और कितने लोग जाते ही नहीं, बोलते हैं मुझे शौक ही नहीं है इस चीज का, सिर्फ खाने का शौक है। कभी एक एग्जाम्पल में लेकर के आएंगे, आप अब्बू के साथ मामू के साथ जाते हैं, तब एक एज के बाद ना वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो थकने लगते हैं, फिर वो बोलते हैं बस लेकर चलो। तो उसकी एग्जाम्पल आएगी अभी यहाँ पे। ऐसा कभी फील हुआ है आपको कि अब्बू मामू थक रहे हैं, तो उस टाइम पे आप बोलते हैं नहीं भाई हम, मेरे भी अब्बू थक जाते थे, फिर हमने कहा आप बैठो, अब आप घर पे रहना, हम लेकर के आ जाएंगे। इन बचपन में इसकी एक्साइटमेंट ज्यादा होती थी, अब आप बड़े हो रहे हैं। नहीं बेटा, अभी तो जितना एंजॉय कर सकते हैं ना कर लो, आगे फॉर्म आ जाएगी। पार्टनर नहीं है, मैं फर्ग्यूसन के पार्टनर को जानता हूँ जो ऑनलाइन परचेज करते हैं, वीडियो देखकर। मेरे ही एक जानने वाले थे, वो भाई उन्होंने वीडियो भेजी, इतने का टक परचेज। लेकिन सर मैं बता दूं, ये मार्केट जो है ना, इस मार्केट में जो है ना, अगर कोई सही से काम करे ना, तो 3-4 सालों के बाद बहुत अच्छी जो है ना आपको, मतलब इसका ना मसला है कि आपको सब छोड़ छाड़ के इस पे लगना पड़ेगा। तो मेरा एक दोस्त है, वो ACCA उसने काफी कर लिया, 1-2 पेपर ही रहते हैं, बड़ा वो इस काम में आ गया। एक वेबसाइट
कर लिया कॉपी? चलें सर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक चेंज कर लें बस। क्वेश्चन नंबर 2 की जो दूसरी लाइन आ रही है जिसमें लिखा हुआ है ये 212, क्या लिखा हुआ है? इस 212 को आपने काट करके कर लेना है 380। क्या कर लेना है? 380। क्या कर लेंगे? चलो इस 212 को काट के कर देंगे 380। और अब ये वाला सवाल आप लोग खुद करेंगे, फिर हम बोर्ड पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 212 को काट के कर लें 380। हो गया? देखते हैं अभी। जरूरी नहीं हमेशा फायदा हो, मंडी गिर भी सकती है। इधर नहीं गिर रही लेकिन गिर सकती है सर। थोड़ी देर बस, हो गई होगी शुरू। $300 का लॉस आ रहा है। चले सर मुझे बताएं, कह रहा है हर्ड ऑफ 7-5-year-old एनिमल्स वाज हेल्ड ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई एक्सट्रिया 5.5 साल जानवर खरीदा गया है कितने का? 380। द फेयर वैल्यूज लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट वर 5-year-old एनिमल एट 1 जनवरी को कितने का था? 400। और 5.5 साल जानवर 1 जुलाई को कितने का था? 380। 6-year-old। तो हमने कहा सर आ जाए टोटल मुझे बताएं ईयर एंड पे कितने जानवर थे और वैल्यू कितनी हो गई? तो 360 into 8 कितना हो गया? हाँ जी मानते हैं। अब हमने कहा सर 7 जानवर 7 एनिमल्स जो 1 जनवरी को थे ये कितने वाले थे? 400। तो कितना हो गया? और 1 इंटू कितना हुआ? तो आपने कहा सर टोटल पे लॉस कितना आ गया? 300 का आपका नुकसान। तो आपने जो 1 जानवर खरीदा था वो तो 380 का रिकॉर्ड किया, लेकिन आपने कहा सर ओवरऑल पोजीशन पे मुझे क्या हो गया? और P&L डेबिट 380 और 300 और बायोलॉजिकल एसिड कितने से? क्लियर है यहां तक हम? सवाल लीप ईयर में पैदा हो गए, लीप ईयर में खरीदा हो तो उसको क्या करेंगे? क्या मतलब लीप ईयर में? जैसे कि तब तो एज फिर कैसे होगा? क्यों लीप ईयर में भी तो एज तो वही होगी ना भाई, क्या हो गया? तो वैसा होता है कि हम लीप ईयर के एक दिन अपने उसमें कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बर्थडे तो नहीं हो सकता। बर्थडे सर जानवरों में एक एक्टिविटी लिया। चले सर
टाइम तो अभी थोड़ा सा है, लेकिन चले आते हैं। सर जानवर को रेंट पे ले आ जाए सर। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फेल है। आप नॉर्मल एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। घोड़ा गाड़ी आप जैसे नहीं होता, बचपन में रोजे वोजे रखते थे तो घोड़ा गाड़ी में बच्चे को घुमाते थे, होता था? अभी होता है? तुम लोग के बचपन में सता नहीं था? ईद पे होता है। चले आ जाए। चले सर, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का आखिरी सवाल है ये। आज की क्लास का आखिरी सवाल है, शो एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 20 for these activities assuming that no cows were purchased और साल के दौरान ना कोई नए जानवर खरीदे हैं और ना ही। अब आपसे क्या पूछ रहा है? एक्सट्रैक्ट्स। An entity operates a dairy farm, ICW का सवाल है। At 8 January X1 he owns 100 cows worth on the local market at 31 December X1 he owns 105 cows worth। सर 100 थी 105 हो गई और कोई जानवर खरीदा नहीं है, तो क्या हुआ है? पैदा हुए 5 जानवर। क्या हुए? ड्यूरिंग 20X1 he sold 40,000 gallons of milk at an average price of। When cows are sold at the local market, the auctioneer charges a commission of 4%। अब हमसे क्या मांग रहा है? एक दफा सवाल को सब गौर से पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। जी जी। हम एक्सट्रैक्ट्स के लिए कहाँ तक जाएं? चले सर यहाँ पे। सर बायोलॉजिकल एसिड यूजुअली नॉन करंट एसिड में क्लासिफाई होते। सही है। आप लोग कैलकुलेशन करनी है तो करें, मैं जब तक इसका एक्सट्रैक्ट तैयार कर रहा हूं बायोलॉजिकल। चले सर इधर देख ले। बायोलॉजिकल एसिड की अगर मैं साल के एंड पे वैल्यू निकालूं तो क्या है? 1100 की 105 काउज और मेजर किस पे करूंगा? फेयर वैल्यू लेस। तो ये कितना आ रहा है? 110,880 मानते हैं। 105 गायें हो गई हैं और हमने कह दिया 100 से 105। दूसरी तरफ हम अगर आगे गए, साल के शुरू में कितनी थी? कितने की? कितना हुआ? तो ये आपने कहा सर गेन कितना आ गया? 14,800। अब सबकी तवज्जो इधर कॉपी नहीं बोर्ड पे। सर इस 14,880 में 2 कंपोनेंट शामिल है। एक तो पूरा ओवरऑल मेजरमेंट का चेंज, दूसरा सर जो नए बच्चे पैदा हुए वो तो बिल्कुल फ्री में पड़े ना, तो वो तो पूरे के पूरे क्या है? आपने कह दिया सर इसके अंदर शामिल है। तो 14,880 के अंदर 2 कंपोनेंट, एक तो जो एग्जिस्टिंग थे उनका फेयर वैल्यू गेन और जो नए पैदा हुए उनका तो पूरा 0 से लेकर, है ना? वो एक्सपेंस में हम कहीं शो दिया होता तो हम शो कर देते एसओसीआई में। क्लियर है सर? लेकिन वो बच्चे याद रखो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बच्चे क्या होते हैं? फ्री के। अब आए, हमने कहा
आए सर आए, क्या एंट्री बनाऊंगा 31 दिसंबर को? बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट, पीएनएल या फेयर वैल्यू गेन, कितने से? और ये बैलेंस शीट में कितने पे जाएगा? 14,110। यही नहीं सर, इसने कुछ और भी कहा है। साल के दौरान कितने? 40,000 गैलन्स ऑफ मिल्क एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 5। तो सर असल धंधा तो ये है ना? आपने कहा सर इसकी क्या एंट्री बनी होगी? कितने से? 40,000 मल्टीप्लाई बाई कितना हुआ? फिर सर ये आगे इन्वेंट्री भी होगा, इन्वेंट्री बन के फिर इसमें कुछ और कॉस्ट लगी शायद, तो वो बेचा भी होगा, कुछ भी होगा। गैलन की कॉस्ट क्या, वो हमने कहा सही है, मतलब उसको हाथ में तो नहीं दिया होगा ना, मतलब भाई कुछ गैलन या वहां पर, तो अब वो चीजें हमें नहीं बताई। हम जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट थे हम वो बनाएंगे। इधर देख लें, 2 लाख प्लस नहीं, आपने कहा हम सर फेयर वैल्यू गेन तो दोनों का है ना, तो नेट आता है इससे एक साथ। किसी का लॉस होगा वो भी माइनस होगा। नहीं, इनिशियल रिकग्निशन पे कम है, बेचा होगा तो अभी बताता हूँ क्या। पहले इसके बताओ 2,14,000। अब सर देखें ये यूजुअली इसकी कहानी क्या हुई होगी, हमने कैसी कहानी हुई होगी? इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 2 लाख। अब आपने 2 लाख की इन्वेंट्री के ऊपर हो सकता है थोड़ा बहुत और खर्चा किया हो, है ना? दूध के ऊपर आपने कहा कि यार पैकेजिंग, उबालना, XYZ, सही है ना? उसके बाद उसको आपने 2,10,000 का बेचा हुआ, तो हो सकता है कि आपने $5,000 का और खर्चा किया, इन्वेंट्री डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने का? फिर आपने उसको 2,10,000 में बेच दिया, तब आपने एंट्री बनाई। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट 2,10,000, उसने हमें उसकी डिटेल्स नहीं बताई। दूसरी तरफ आपने फिर एंट्री बनाई होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। अब ये सब चीजें चल रही है IAS 2 में। IAS 41 यहां पर आया, इस एंट्री के बाद खत्म। उसने कहा भाई मेरा काम खत्म, अब तुम्हारे लिए दूध क्या हो गई है? इन्वेंट्री हो चुकी हुई है। अब तुम इसको मजीद कुछ खर्चा करो, इसको बेच करके जो भी करो वो तुम्हारे ऊपर है। यहां तक क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है, आसान है IAS 41। कितने लोगों को लग रहा है आसान है? FR तो पूरा ही आसान है। किसमें? When cows are sold at the, दूध बेचने पे नहीं होती कमीशन, काउस के ऊपर, ये दूध के ऊपर होती तो हम करते। सवाल गौर से पढ़े, है ना भाई? दूध के बिजनेस में 4% मार्जिन नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। दूध का बिजनेस क्वांटिटी में और पानी पे चलता है। आपको पता है जो आपके पास दूध आता है ना, ये अगर खालिस भी आ जाए ना तो वो खालिस भैंस का नहीं हो सकता। तो खालिस भैंस का हम अगर दूध पे ना तो हमारा पेट खराब हो जाए। वो बहुत गाढ़ा होता है, उसके अंदर गाय का दूध। किसी भी बारे में आप जाएंगे ना तो रेशो होता है कि 10 भैंसों पे 2 गाय रखनी उनके लिए। अगर 50 उनके पास जो है भैंसे हैं तो वो 10 गायें रखेंगे, क्योंकि गाय का दूध होता है क्वांटिटी, भैंस का दूध होता है क्वालिटी। तो जो आप खालिस भी जो आपको कहता है ना, उसने भी गाय और भैंस में मिलावट। फिर होता ये है कि जो बाड़े वाला है वो होलसेलर को खालिस दूध देता है, फिर होलसेलर उसके अंदर मिलावट नहीं करता, सिर्फ बर्फ डालता है। तब बर्फ से हो गई खुद मिलावट, सही है। वो कहता है भाई मुझे तो दुकान तक लेके जाना ना, रास्ते में खराब ना हो जाए। दुकान वाला वो अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से क्या करता है? पानी मिलाता है। क्योंकि सर आप यकीन माने इस वक्त दुकान वाले को दूध जो है 220 रुपए का पड़ रहा है। आपको क्या लगता है उसको 220 का पड़ेगा? आपको भी 220 का दे देगा। उसका प्रॉफिट क्या है? एक टंकी में वो कहता है सही है भाई, मैं अब उसके ऊपर है 4 लीटर पानी मिला है, 5 लीटर मिला है, सही है। तो दुकान वाला ये करता है। और असल में दुकान वाला दूध से कमाता ही नहीं है, असल कमाई होती है दही से और अलाइड आइटम्स।
सबसे ज्यादा वो दूध वाली बोतल भी है कभी? सबसे ज्यादा कमाई उससे होती है। सबसे ज्यादा कमाई उस दूध वाली बोतल में है। सब में सर देखें, कोई भी जो है ना आपको दूध जो है खालिस अनटिल एंड अनलेस, वाकई में। अच्छा मैं आपको बताऊं, कुछ दुकानें होती हैं, अच्छा इसका एक और भी तरीका है, इसके अंदर एक केमिकल भी आता है। आप जो है देखें, इस बिजनेस को मैंने ठीक ठाक से, आपको आवाम को चूना लगाना है, और अगर आपको वाकई में ना केमिकल, तो आप केमिकल डाल दें, दूध वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। तो आम तो आदमी समझता है दूध गाढ़ा है, सही है, लेकिन फिर उसकी निशानी ये होती है कि दूध को अगर चेक कर लें वाकई में गाढ़ा है, तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, जब आप उसको बॉयल करते हैं, वो मलाई की क्वालिटी आपको बता देती है कि दूध कितना खालिस था। आपकी अम्मा, नानी, दादी ये लोग पहचान जाएंगे कि यार दूध की जो मलाई की क्वालिटी से, जो ये पाउडर वाला होता है ना, पाउडर बना के खालिस, उसमें वो मलाई नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूं, मैं कहता हूं इतनी बड़ी इसके अंदर मार्केट है अनऑर्गेनाइज में, आप मिल्क पैक ना बने, आप वॉलपर्स ना बने, आप एक लोकल नेटवर्क चलाएं और आप खालिस दूध घरों में पहुंच जाए। मैं आपको बता दूं मार्केट में 220 का चल रहा है, आप 240 250 का बेच पहुंचाए, लोग खरीदेंगे। लेकिन प्योर खालिस हो तो एक दफा के इस्तेमाल से जो है ना, घर की खवातीन बोलेंगी कि अब तो यही दूध चाहिए। क्यों सर? उसके अंदर वाकई में उसकी क्वालिटी नजर आती है, लेकिन लोग डरते हैं, ये काम क्यों नहीं करते? बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट है, बाड़े शहर के दूर है, शहर में लाना। तो ये यहां तक हम क्लियर है बच्चा? अच्छा, आज की स्टोरी टाइम से पहले भी एक और बात भी होगी क्विकली। अब तक हमने IAS 41 में क्या पढ़ा है? हमने IAS 41 में पढ़ा कि सर ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि ये इन्वेंट्री क्योंकि बढ़ती रहती है तो इसके लिए अलग स्टैंडर्ड की जरूरत थी। स्कोप में 2 नहीं है, कौन कौन सी 2 नहीं है? हमने कहा लैंड और IAS 38। स्कोप के अंदर बायोलॉजिकल एसेट आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आते हैं और ग्रांट्स भी आ जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सर जो बायोलॉजिकल एसेट होते हैं एनिमल और प्लांट, वही कहलाते हैं जो 3 पर्पस के लिए, जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के, वो क्या है? सेल, रिप्रोडक्शन और हमने कहा आउटपुट। ऐसा ही है। फिर हमने कहा अगर प्लांट की बात करें तो दरख्त 2 तरह के हो जाते हैं, एक वो जो कि दरख्त के तौर पे बेचे जाएं, एक वो जो कि फ्रूट्स के लिए। जो दरख्त वाले हैं वो जिंदगी भर क्या रहते हैं, और जो फ्रूट वाले हैं, हमने कहा सर ये जो फ्रूट वाले हैं ये जब फ्रूट देने के बिल्कुल काबिल हो जाते हैं, ये ऐसे IAS 16 के तौर पे, PP के तौर पे आ जाते हैं। यहां तक मैं क्लियर हूं सर? फिर मैं मजीद आगे बढ़ा था और मैंने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बायोलॉजिकल एसिड इनिशियली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली भी फेयर वैल्यू लेस। सर कॉस्ट टू सेल के अंदर यहां पर हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन वाली कॉस्ट, क्योंकि ये यूजुअली बायर बियर, ये वो वाहिद स्टैंडर्ड है जिसपे इनिशियल रिकॉग्निशन पे भी क्या आ सकता है, लॉस आ सकता है। यहां तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है। चले सर, अब 2 इंपॉर्टेंट बातें। इस वीक की आपकी आखिरी क्लास थी, अगले 2 दिन क्लास। अच्छा, उसका वजह बता देता हूं। कल मैं इंशाल्लाह उम्रे पे जा रहा हूं, कल जाऊंगा, अगले हफ्ते को आ जाऊंगा आप लोगों के लिए दुआएं करने। तो कल मैं इंशाल्लाह जा रहा हूं, इस हफ्ते मतलब कल जाऊंगा और इंशाल्लाह अगले संडे की, मतलब सैटरडे नाइट की मेरी वापसी है इंशाल्लाह। तो 8-9 दिन का है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे भाई काजी जो है वो इंशाल्लाह चार्ज संभालेंगे। सही है। और काजी जो है इस हफ्ते की 2 क्लासें नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते काजी लेंगे इंशाल्लाह क्लासें। सही है। और काजी कौन सा टॉपिक शुरू कराते हैं, काजी के ऊपर है। सही है। लेकिन वो कराएंगे टेस्टिंग लेवल 2। काजी ने कहा कि सर मेरी डार जो है वो टेस्टिंग लेवल 1 वाले टॉपिक से गीली नहीं होती है, मुझे कोई बड़ा टॉपिक दें। अब काजी या तो IAS 38 शुरू कराएंगे, या तो IFRS 16 कराएंगे लीजेस। सही है।
काजी का ज्यादा मूड, कल जब मेरी उनसे बात हुई तो उनकी लीजेस के ऊपर उन्होंने कहा सर मैं लीजेस बहुत मुझे शौक है पढ़ाने का, और उन्होंने कहा 16 तो आ गया ना उसमें भी, वो IAS 16 था, ये IFRS 16 है, सही है। तो उसको इस जो है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो इंशाल्लाह कराएंगे। मेरी आपसे पूरा अगला हफ्ता मुलाकात नहीं होगी, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते से फिर मेरी क्लासेस इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो हम इंशाल्लाह कब मिलेंगे? अब अगले से अगले बुध को, और अब आपकी इस वीक यही 2 क्लास हुई। अगले बुध को इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अगले पूरे हफ्ते को कौन संभालेंगे? सर उमर काजी। मैंने तो हो सकता है, काजी का कोई भरोसा नहीं है, सैटरडे को वो लगा दें दोपहर में क्लास, लेकिन कल तो क्लास कंफर्म नहीं है, सैटरडे को। अच्छा क्विकली आ जाते हैं आज के स्टोरी टाइम पे। सर आज के स्टोरी टाइम पे मैं आऊंगा तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एक चीज होती है जिसको मैं कल अपनी ऑफिस में भी सबको समझा रहा था रात के 2 बजे, सही है? हाँ, क्योंकि मैं बेसिकली नहीं मैं आजकल थोड़ा सा ऑफिस में भी डिफरेंट चीजें देख रहा होता हूँ। तो मेरे पार्टनर के समझ रहा कि अब फादर की डेथ हो गई, तो उनकी एक शिफ्ट होती है वो जो कि BPO अमेरिकास की शिफ्ट होती है। अब वो नहीं है और पार्टनरशिप में होता है कि कभी भी कोई भी टोपी आपके ऊपर आ जाती है। अब उनकी टीम थी, कुछ इश्यूज थे लोगों के, तो मैंने उनको ये समझा, मैंने कहा देखो, और ये बहुत जिंदगी में भी मैं आपको एक उसूल दे रहा हूँ, रूल दे रहा हूँ, शायद अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन आगे के लिए। सर देखें, कुर्सी से मोहब्बत सबको होती है, गद्दी से मोहब्बत, लेकिन लीडर वो होता है जो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसको पता है ये गद्दी छोड़ूंगा तो बड़ी गद्दी मिलेगी। तो कभी कभी हम आप लोग इंशाल्लाह फर्म में जाते हैं, टीम में जाते हैं, तो एक में आपको पता है वो पता किसी भी मार वहां पर आप जाकर के कहते हैं कि यार मैं एक चीज अभी संभाल रहा हूँ, एक पोर्टफोलियो में संभाल रहा हूँ। अब लड़के होते हैं, मैं एक क्लाइंट संभाल रहा हूँ, सही है? आप लोग भी फर्म में जाएंगे अब इंशाल्लाह, और आप एक क्लाइंट को कर लोगे, क्लाइंट से दोस्ती अच्छी, आपकी क्लाइंट बहुत नामी क्लाइंट है, आप मिलेंगे ये क्लाइंट मैं ही करता रहा हूँ, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, बोलते हैं नहीं यार मैं किसी और को नहीं दूंगा। तो कल टीम में भी ऐसा ही हुआ, भाई एक क्लाइंट एक लड़का कर रहा था, दूसरे लड़के को मैंने कहा, अब मेरा माइंडसेट यूनिलीवर वाला है, मैं कहता हूँ यार एक बंदे ने एक दफा एक क्लाइंट कर लेना, दूसरा उसके पीछे मेरे पास रेडी होना चाहिए। कल कला को अगर ये फर्म छोड़ दे तो दूसरे को तो नॉलेज हो, इसको कहते हैं क्रॉस ट्रेनिंग। तो उसको थोड़ा रिजर्वेशन थी कि यार ये मैं छोड़ दूंगा तो मेरी फर्म में अहमियत है, वकार है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा नहीं, मैंने कहा भाई देखो, वैसे क्या उनके बॉस तो अभी बाहर ही हैं उनके, जो तो वो आएंगे अभी ना, तो मैंने कहा भाई जब तक तुम इसको नहीं दोगे ना तो तुम्हारा ये लीडरशिप पॉइंट माइनस हो रहा है, तुम कभी मैनेजर नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम डेलीगेट ही नहीं कर पाओगे, तुम अपनी गद्दी। मैंने कहा तुम अगर ये क्लाइंट इसको दे दोगे तो तुम हो सकता है कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए, हो सकता है तुम्हें कोई बड़ा क्लाइंट और मिल जाए। मैंने कहा भाई ये इसी तरीके से दुनिया में याद रखना एक चीज़, कोई भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिप्लेसेबल नहीं है, हर एक की रिप्लेसमेंट मौजूद है। मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने ट्रांजिशन फेज इस बैच से शुरू किया हुआ है कि FAR 2 काजी के हवाले करने का, मतलब मैं शायद अभी तो नहीं, शायद 2 से 3 साल बाद मैं FAR 2 जो है बिल्कुल 5 से 10 से 15-20% मैं सारा फोकस अपना कर दूं FFR सस्टेनेबिलिटी इन अकाउंटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर काजी मुझसे माशाल्लाह और माशाल्लाह अच्छा डिलीवर कर सकता है तो ना वो काजी आए और काजी आकर के FAR 2 भी संभाले, FAR 1 भी संभाले। मैं इंशाल्लाह फाइनल के पेपर्स की तरफ जाऊंगा, फाइनल का ऑडिट है, फाइनल का आपका सस्टेनेबिलिटी वाला पेपर है, फाइनल का FFR है, बहुत सारी चीज़ें। तो जिंदगी देखें इसी का नाम होती है कि आप जो है अपनी पोजीशन पे, और इससे पता है क्या होता है जिंदगी में, याद भी रखना, अकाउंटेंट्स सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारा मसला क्या होता है कि हम एक ही रेगुलर काम करते हैं, तो दिमाग की क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, सही है। अगर आप चीज़ें नई ट्राई नहीं, आपकी लर्निंग रुक जाएगी, लर्निंग रुकेगी, आपकी ग्रोथ रुकेगी, ग्रोथ रुकेगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो यही चीज़ें टीचिंग में भी मैंने कहा एक सर FAR 1, मैंने काजी को इस दफ़ा भी बोला, काजी अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है FAR 2 के लिए, लेकिन मसला ये है कि काजी माशाल्लाह इतने इस वक्त ऑक्यूपाइड चल रहे हैं, वो PRC के 2 बैचेस पढ़ा रहे हैं, कन्वर्ज वो पढ़ा रहे हैं, पता है आपको, सही है।
उसके अलावा FAR1 वो पढ़ा रहे हैं, अब FAR2 वो इंशाल्लाह शुरू करा रहे हैं। तो काजी ने तो कहा सर मैं अगले हफ्ते कंसल्टेशन शुरू करा दूंगा। हमने कहा सर एक मिनट, मैंने कहा सर रिजल्ट से पहले ना ये हजम नहीं कर पाएंगे कंसोलिडेशन, सर रिजल्ट के बाद आप कराएं। लेकिन पॉइंट क्या है कि अल्टीमेटली अब मैंने काजी के लिए भी प्लान किया, काजी का आहिस्ता आहिस्ते PRC में उसको मतलब मैंने कि उन मतलब बैचेस सर काजी हैं सर तलाएं, दोनों मेरे बड़े खास हैं, इसलिए खास हैं हमने किसी ज़माने में FAR1 साथ पढ़ाए और जब FAR1 लीड मैं किया करता था तो मैंने जो है ना इन दोनों के लिए बहुत फाइट की है। मतलब अभी भी इनकी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ये लोग अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं ना, बहुत सारी बातें खुद से नहीं कह पाते ऊपर। मेरा मसला है मैं कह देता हूँ, सही है, मेरा मसला है मैं कह देता हूँ, सही है ना। मतलब कोई भी ऐसी बात होती ना तो मैं सर साजिद हूँ, सर खलील हूँ, उनसे मैं कह देता हूँ सर देखें ये चीज़, मतलब मेरा एक बचपन से एटीट्यूड है कि गलत को गलत, तो मैं उनको कह देता हूँ कि सर ये चीज़ अगर गलत है ना तो गलत है, या ये चीज़ है। तो इसीलिए काजी को मैंने कहा है कि अब काजी मैं आपके लिए बात करूंगा कि PRC में, मैंने कहा काजी ये क्या हरकत है कि आप अलग अलग बैचेस करा रहे हैं दो, मैंने कहा एक साथ मर्ज करें यार, आप बड़े टीचर हैं, वो 25-30 बच्चा होता है माशाल्लाह, 60 बच्चे आ जाएंगे, एक साथ कराए। अब वो इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं नहीं, मैंने कहा सर काजी मैं हूं ना, मैं इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते रस्ते, लेकिन पॉइंट क्या है कि यार देखें ये चीज सबक ये था कि अभी तो शायद ऐसा नहीं, लेकिन जिंदगी में कभी आपको लगे ना कि यार ये बंदा तैयार है और मेरी जगह संभाल सकता है, अपनी जगह उसको दें, अल्लाह आपके लिए कोई नया रास्ता बना देगा। ये जिंदगी का सबक, ये मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कितने ऐसे लोगों को मैनेजर के रूप पे ही देखा है, वो आगे उसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट CFO नहीं बन पाते। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सर वो डेलीगेट नहीं कर पाते और उनको लगता है कि अगर ये काम मैंने छोड़ दिया ना तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी तो कंपनी में वैल्यू खत्म हो जाएगी। नहीं, आप ये कंपनी को साबित करो कि मैंने ऐसी टीम बना दी है कि भाई मैं हूँ ना हूँ ये चलती रहेगी, और यही इंसान की ज़िंदगी है। और ये आपको सबसे आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी। आपने कहा ना मेरे अंडर अगर ऐसे लोग हैं जो मेरी गैर मौजूदगी में भी सब चीज़ें संभाल लेंगे, तो अब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ऐसी टीम बना सकता हूँ, सही है। और दुनिया भर में बड़े बड़े बिजनेसमैन का, आपको क्या लगता है ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक बिजनेस बनाया, टीम बिठाई, एक उसका हेड बना दिया, उसको बोलिए तुम मुझसे जो है ना दिन में आधा घंटा 1 घंटा बात कर लेगा बस, वो प्रॉपर उनका फोकस किस तरफ है, दूसरे पे। वो बनाया किस तरफ है, सैमसंग दुनिया भर में 81 बिजनेसेस करता है, उसकी मैनेजमेंट यही सोचे ना कि भाई हम एक एसी पे सेट कहता नहीं, लगा लोगों पे भरोसा करो, टीम बनाओ। हाँ ये कभी फिर अगली क्लास में बात करेंगे, जो भरोसे वाले लोग हैं ना ये कौन होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। मतलब जिनके केस में आप कह सकते हो कि हाँ यार ये बंदा जो है इसको मुझे ग्रो करवाना है लेकिन ये इस काबिल हो। हम मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।